नमस्ते और स्वागत है आपका रीड एनसीईआरटी विद अ सीरीज में। यहाँ हम मिलकर पढ़ेंगे एनसीईआरटी की किताबें आसान भाषा में, हर लाइन को समझते हुए, चाहे आप स्कूल के छात्र हो या किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एनसीईआरटी आपकी सबसे मजबूत नींव है। तो चलिए हम अपने अध्याय की जो शुरुआत हम कर चुके थे पार्ट 1 में, उसको अब हम पूरा करते हैं इस पार्ट 2 में। और यहाँ पार्ट 2 से हमें टॉपिक पढ़ना है परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो ध्यान से सुनिए और साथ में सोचिए और रोज सीखिए कुछ नया, और हमारे साथ पढ़ते रहिए एनसीईआरटी की सभी किताबों को। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। जो ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो परमाणु है वो विभिन्न तत्वों का सबसे छोटा अणु होता है परमाणु, और यह अविभाज्य होता है। और परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये हम अब पढ़ रहे हैं कि परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। ये जो है स्वतंत्र अवस्था में अणु या आयन बनाते हुए पाए जाते हैं। ये संयोग करके संयुग्मित होकर अणु या आयन बना लेते हैं, और जब ये अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर द्रव्य बनाते हैं, यानी पदार्थ बनाते हैं जिन्हें हम देख व छू सकते हैं। पर परमाणु अगर जो है अकेला परमाणु रहेगा तो उसे हम देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, वो अस्वतंत्र अवस्था में पाया ही नहीं जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अणु क्या है। साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। एक परमाणु ये है तो ये अगर आपस में जुड़े होते हैं तो परमाणुओं के आपस में संयुग्मन करके रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होना अणु कहलाता है। वो अणु बन जाते हैं। अणु को किस तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, जो उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अभी हमने पढ़ा परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जा सकता, पर परमाणुओं के संयुग्मन से बने, रासायनिक क्रियाओं से बने अणु जो हैं, अणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जा सकते हैं। और अणु जो पदार्थों के गुणधर्मों को या यौगिकों के गुणधर्मों को प्रदर्शित भी कर सकते हैं। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। ये परमाणु किसी एक तत्व के भी हो सकते हैं या भिन्न भिन्न तत्वों के भी परमाणु हो सकते हैं जो आपस में मिलकर संयोग करके अणु निर्माण कर देते हैं। तत्वों के अणु, अगला टॉपिक है हमारा तत्वों के अणु। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं, जैसे आर्गन, हीलियम इत्यादि। किसी भी एक तत्व का अगर अणु है तो एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होंगे, जैसे आर्गन है, हीलियम है इत्यादि। ये दोनों जो है गैसें हैं। जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। उदाहरणतः ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणविक अणु O2 कहते हैं। यदि समानता 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर सहयोग करते हैं तो हमें इसे ओजोन O3 प्राप्त होता है। अभी हमने पढ़ा कि जो है अणु, एक ही तत्व का अणु जो है समान प्रकार के परमाणु संरचित हो जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः धातु में नहीं हो रहा है ऐसा। जो तत्व है, तत्वों के अणु जो है वो एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित हो सकते हैं, पर जो है अनेक तत्वों के अणु पर। लेकिन अधिकांश जो आधातुएं हैं, आधातुओं से मतलब हमारा जिनमें जो है धातु के गुण नहीं पाए जाते, जैसे कि ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के जब दो ऑक्सीजन अणु 2 परमाणुओं से बनता है, जो हम ऑक्सीजन बोलते हैं जिसे, यानी वो 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, इसलिए इसे द्विपरमाणविक अणु कहते हैं, इसे O2। पर अगर ऑक्सीजन के 3 परमाणु संयोग करके O3 बना लेते हैं तो हम इसे ऑक्सीजन ना कह के ओजोन कहते हैं। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं।
जब कोई अणु जो है संरचना बनाता है तो उसमें जितने परमाणु जुड़े होते हैं उन परमाणुओं की संख्या को अणु की परमाणुकता कहते हैं। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों के परमाणुकता का अवलोकन करें और इस सारणी के माध्यम से हम जानें कुछ तत्वों के परमाणुकता। जैसे कि यहाँ तत्वों के प्रकार है आधातु। आधातुओं के कुछ नाम दिए गए हैं, आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, और इनकी परमाणुकता दी गई है। आर्गन जो बोलते हैं उसमें केवल एक परमाणु होता है, इसकी परमाणुकता एक परमाणुक है। हीलियम में भी एक परमाणुक है, पर ऑक्सीजन में जो है द्विपरमाणुक है। आर्गन में आप देख सकते हैं इसके सूत्र से ही एक परमाणुक है। हीलियम में He से प्रेजेंट करते हैं, एक परमाणुक है। ऑक्सीजन को O2 से प्रेजेंट करते हैं, द्विपरमाणुक है। और हाइड्रोजन जो है द्विपरमाणुक है। हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक है, नाइट्रोजन भी द्विपरमाणुक है, क्लोरीन भी द्विपरमाणुक है, फास्फोरस चतुर्परमाणुक है और सल्फर बहुपरमाणुक है। फिर हम बात करते हैं धातुओं की, और धातुओं में कुछ नाम है सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। सोडियम जो है एक परमाणुक है, आयरन एक परमाणुक है, एल्यूमिनियम एक परमाणुक है और कॉपर भी एक परमाणुक है। अब यौगिकों के अणु की बात करते हैं तो यौगिकों के अणु जो है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के अलग अलग दो तत्व हैं और उनके जो है परमाणु मिलकर आपस में संयोग कर लें और आपस में संयोग करके एक अणु की संरचना कर दें, तो ये अणु जो है एक निश्चित अनुपात में मिलने वाले दो परमाणुओं या दो से ज्यादा परमाणुओं से बना होगा। अब हम बात करें कुछ यौगिकों के अणुओं की या अणु की, तो यौगिक है जल, और जल जो में संयुक्त तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। द्रव अनुपात है 1:8। अमोनिया जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, और नाइट्रोजन का द्रव्यमान इसमें 14 और हाइड्रोजन का 3 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसका अनुपात 3:8 होता है। 3:8 होता है। अब यहाँ एक क्रियाकलाप है, अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपातों के लिए सारणी 3.4 एवं तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के लिए सारणी 3.2। देखिए, सारणी 3.4 में दिए गए यौगिकों के अणुओं में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या अनुपातों को ज्ञात कीजिए। जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। हम जल देखेंगे कि जल एक तत्व है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जिसमें द्रव्यमान अनुपात हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन के 8 है। परमाणु द्रव्यमान देखेंगे, यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। पर हम देखेंगे H2O, जल का सूत्र है H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु लिए गए हैं और ऑक्सीजन का 1 लिया गया है। हाइड्रोजन का यहाँ पर जो है परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। द्रव अनुपात और परमाणु द्रव्यमान जो है अनुपात करेंगे तो इसका सरलतम अनुपात निकलेगा द्रव्य अनुपात बटे परमाणु द्रव्यमान। तो द्रव अनुपात क्या है? 1, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान भी 1 है, तो इसका जो है संयोजकता या इसका सरलतम अनुपात में 1 आ जाएगा। और ऑक्सीजन का यहाँ देखेंगे हम, परमाणु द्रव्यमान 16 है, द्रव अनुपात 8 है, तो 8/16 1/2 कर देंगे। यहाँ पर जो है सरलतम अनुपात क्या आ जाएगा? यहाँ 1/1/2 यानी कि 1 और बटे में आधा है, तो ये जो है 2 ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो 2/1 हो जाएगा। इसलिए हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 सरलतम अनुपात में आ जाएगा। इस प्रकार जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात H/O
O होता है हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु कहलाता है। अब बात करते हैं हम आयन क्या होता है। आयन क्या होता है? धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। जब कोई तत्व क्या होता है, ऋण आवेशित धन आवेशित होता है, तो वो क्या बना लेता है? आयन बना लेता है। ऋण आवेशित आयन को ऋण आयन तथा धन आवेशित आयन को धन आयन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड को लीजिए, इसमें धनात्मक सोडियम आयन है तथा ऋणात्मक क्लोरीन जो है ऋणात्मक है, संगठक के कण के रूप में विद्यमान है। यहाँ पर क्या होता है, जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन का दान दे देता है और अपने पर प्लस चार्ज कर लेता है ना, तो ये हो जाता है धन आयन। और क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो ये हो जाता है ऋण आयन। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जो अध्याय 4 है उसमें हम इस जो ऋण आयन है, धन आयन है, इनके बारे में और अधिक जानकारियां वहां पर प्राप्त करेंगे। कुछ आयनिक यौगिक दिए गए हैं, जैसे आयनिक यौगिक है यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का संगठक तत्व है, कैल्शियम ऑक्साइड का संगठक तत्व है कैल्शियम और ऑक्सीजन। द्रव्यमान अनुपात है यहाँ 5:2। मैग्नीशियम सल्फाइड, तो मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फर है, इसका अनुपात द्रव्य अनुपात है 3:4। सोडियम क्लोराइड में सोडियम एवं क्लोरीन तत्व है, जिसका अनुपात है 23:35.5। रासायनिक सूत्र लिखना। रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं? तो किसी तत्व का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलता पूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अध्याय के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। जैसे हम यहाँ एक टेबल में देखें कि कुछ समान सरल एवं बहुपरमाणुक आयन दिए हैं। जैसे संयोजकता एक संयोजकता आयन का नाम है सोडियम आयन। एक संयोजकता 1 इलेक्ट्रॉन जो है दान कर देता है, संकेत है N+आयन। और यहाँ पर देखेंगे आयन के नाम दिए हैं कुछ, पहले इन्हें पढ़ते हैं फिर उसके बाद आध्यात्मिक तत्व पर आते हैं। यहाँ पर कुछ तत्व जैसे आयन में है सोडियम, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दान करके सोडियम धन आयन बनाता है। पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन का दान करके पोटेशियम धन आयन बनाता है। सिल्वर भी 1 आयन का दान करके सिल्वर प्लस आयन बनाता है। और कॉपर भी 1 आयन का दान करके प्लस आयन बनाता है। फिर आध्यात्मिक तत्व की संयोजकता के आधार पर देखेंगे तो हाइड्रोजन 1 आयन दान करके आध्यात्मिक तत्व है। हाइड्रोजन 1 आयन दान करके हाइड्रोजन प्लस आयन बनाएगा। फिर हाइड्रोजन ही जो है वो हाइड्रोजन 1 आयन को ग्रहण भी कर सकता है, क्योंकि उसकी संयोजकता 1 होती है। वो 1 आयन को दान करके 1 इलेक्ट्रॉन को दान करके हाइड्रोजन प्लस आयन भी बनाता है और हाइड्राइड माइनस आयन भी बनाता है। और क्लोरीन 1 आयन को ग्रहण करके 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्लोराइड ऋण आयन बनाता है। ब्रोमीन भी 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ब्रोमाइड ऋण आयन बना देगा। और आयोडाइड भी 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और आयोडीन ऋण आयन यानी आयोडाइड बना लेता है। उसके बाद हम देखेंगे बहुपरमाणुक आयन में अमोनिया जो गैस है NH3
अमोनिया गैस जो है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है, एक हाइड्रोजन परमाणु को ग्रहण करके NH4 बनाती है, NH4 प्लस आयन। उसके बाद हाइड्राइड देखेंगे तो हाइड्राइड भी एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ग्रहण कर लेता है। हाइड्राइड ऋण आयन जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो H2O यानी एक हाइड्रोजन के परमाणु को ग्रहण करके H2O जल बनाता है, इसलिए ये हाइड्राइड जो है OH माइनस आयन है। नाइट्रेट जो है, यहाँ पर नाइट्रेट भी एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी HCO3 माइनस आयन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। कार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फेट, ये तीनों भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद हम दो संयोजकता वाले तत्व देखेंगे। आयन देखेंगे तो कैल्शियम में मैग्नीशियम देखेंगे सबसे पहले, और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को जो है त्याग सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है और +2 आयन बना लेता है। कैल्शियम भी +2 आयन बनाता है, जिंक भी +2 आयन बनाता है, आयरन भी +2 आयन बनाता है और कॉपर +2 आयन बनाता है। आप देखेंगे यहाँ पर स्टार लगे हैं, यानी कि ये अपने 2 और बनाते हैं, जैसे कि कॉपर प्लस आयन भी बनाता है और +2 आयन भी बनाता है। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ आयरन जो है वो +2 आयन भी बनाता है और +3 आयन भी बनाता है। इसकी संयोजकता जो है अलग अलग हो सकती है। आध्यात्मिक तत्व जो है ऑक्साइड और सल्फाइड जो है -2 आयन बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं। एल्यूमिनियम +3 आयन बनाएगा, आयरन भी +3 आयन बनाएगा। और नाइट्राइड जो है 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की शक्ति रखता है, इसलिए ये -3 आयन बना लेता है। और यहाँ फास्फेट भी की संयोजकता भी 3 होती है। अब देखेंगे हम कुछ तत्व एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। संयोजकता को कोष्ठकों एवं रोमन संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा कॉपर जो है प्लस आयन और +2 आयन बना रहा है, और आयरन जो है +2 आयन और +3 आयन बना रहा है। मानव 2 भुजाएं एवं ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं। ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानवों को इस प्रकार से पकड़ना है कि उसकी 8 भुजाएं मानवों के दोनों हाथों की भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाएं, तो आपके विचार में ऑक्टोपस कुल कितने मानव को पकड़ सकता है? जब ऑक्टोपस को O तथा मानव को H निरूपित किया जाए तो क्या आप इसके संयोजन के लिए एक सूत्र लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ऑक्टोपस तो एक ही है, पर वो ऑक्टोपस के कितने हाथ हैं? 8 भुजाएं हैं और मानव के 2 हैं। मानव को H से प्रेजेंट करे हैं, तो जो ऑक्टोपस है वो टोटल 4 मानव को पकड़ सकती है, 4 मनुष्यों को पकड़ सकती है। तो क्या आप OH4 के सूत्र को प्राप्त करेंगे? पादांक जो है 4 ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानवों की संख्या है, यानी एक ऑक्टोपस 4 मानवों को पकड़ सकती है। सारणी 3.6 में कुछ सरल एवं बहुपरमाणुक आयनों की संयोजकताएं दी गई हैं। संयोजकता के बारे में हम और अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको इन नियमों का पालन करना है। संयोजकता जो है काम आती है, जब रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं तो उसको बैलेंस करने में काम आती है। आयन की संयोजकता एवं आवेश संतुलित होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। किसका नाम पहले लिखते हैं? धातु का नाम या उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। जैसे उदाहरण कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम धातु, ऑक्साइड अधातु, तो CaO लिखेंगे, कैल्शियम को पहले लिखा है। सोडियम क्लोराइड में भी सोडियम को पहले लिखा है, क्लोराइड को बाद में लिखा है। आयरन सल्फाइड में FeS
धातु का नाम पहले, कॉपर ऑक्साइड इत्यादि। यहाँ पर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर आदि धातुएं हैं तथा उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कॉपर धातुएं हैं, इन्हें बाईं तरफ लिखा है, यानी धातुओं को पहले लिखा जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर बहुपरमाणुक आयन में प्रदर्शित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए कितने आयन जुड़े हैं, इसमें आयन को क्या करेंगे, हम कोष्ठक के अंदर लिख देंगे और उसकी संख्या को बाहर लिख देते हैं। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे NaOH, यहाँ पर बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 है तो यहाँ पर कोष्ठक की आवश्यकता नहीं है, पर MgOH2 में यहाँ पर आयन की संख्या 2 है तो कोष्ठक की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आता है टॉपिक सरल यौगिकों के सूत्र। हम देखेंगे सरल यौगिकों के सूत्र हम किस प्रकार लिखते हैं, तो दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। द्विअंगी यौगिक कहते हैं। सारणी 3.6 में कुछ आयनों की संयोजकताएं दी गई हैं। आप इनका उपयोग यौगिकों के सूत्रों को लिखने के लिए कर सकते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसे कि निम्न उदाहरणों में दर्शाया गया है। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके अणु सूत्र लिखते हैं। जैसे यहाँ हम देखेंगे उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन क्लोराइड, तो तत्व जो है तत्प्रतीक हाइड्रोजन और क्लोराइड HCl, संयोजकता दोनों की 1 है तो इसमें कुछ भी संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है। अतः हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र, तो प्रतीक है हाइड्रोजन और का H और सल्फाइड यानी सल्फर का S। संयोजकता हाइड्रोजन की 1 है पर सल्फर की 2 है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या बनेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ H2S बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र, तो कार्बन जो है कार्बन का सूत्र है तो प्रतीक है C और क्लोराइड का Cl। संयोजकता है कार्बन की 4 और Cl की 1, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यानी कार्बन का 1 परमाणु और Cl के 4 परमाणु। अतः कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र बन जाएगा CCl4। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें पहले हम धनायन का संकेत Mg+2 लिखते हैं, इसके बाद ऋणायन क्लोराइड Cl- लिखते हैं, तत्पश्चात इनके आवेशों को आड़ा तिरछा करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए Mg+2 आयन और यहाँ Cl- आयन, Mg की संयोजकता 2 है, Cl की 1 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा MgCl2। ये बन गया हमारा सूत्र मैग्नीशियम क्लोराइड का। जैसा कि यहाँ भी दिखाया गया है आपको। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन Cl- आयन प्रत्येक मैग्नीशियम आयन Mg+2 के लिए होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों को आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र, अब हम देखेंगे कहाँ नहीं दर्शाया जा रहा है आवेश, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र तत्व है Al और यहाँ पर जो है ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन। आवेश क्या है, एल्यूमिनियम पे +3 आयन, ऑक्सीजन पे -2 आयन। अतः सूत्र क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से Al यानी
एल्यूमिनियम के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणु, Al2O3 सूत्र बन जाएगा। इसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र निकलता है। यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजकताएं समान है। आप देख सकते हैं यहाँ दोनों तत्वों की संयोजकता कैसी है, समान है। तो हम यहाँ पर समान संयोजकताएं नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, किंतु हम इस प्रकार के सूत्र को CaO के रूप में सरलीकृत कर लेते हैं। यहाँ संयोजकता अलग अलग है तो हमें इसे लिखने की आवश्यकता है, पर यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजकता समान है तो हम Ca2O2 नहीं लिखेंगे, CaO लिख देते हैं, सरलीकृत रूप लिखते हैं। बहुपरमाणुविक आयनों वाले यौगिक, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र तत्व है, प्रतीक है सोडियम, और नाइट्रेट का NO3, दोनों की संयोजकताएं एक एक है तो इसमें कोई भी संयोजकता लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर संयोजकता बराबर है। फिर उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र, तो कैल्शियम का सूत्र प्रतीक है Ca, हाइड्रोक्साइड का OH। कैल्शियम की संयोजकता +2 है, OH की -1 है तो इसे हम लिखेंगे Ca ब्रैकेट में OH2। ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि ये बहुपरमाणुविक है। बहुपरमाणुविक के लिए कोष्ठक की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखेंगे कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH2 है, ना कि CaOH2। इस प्रकार ब्रैकेट लगाया गया है, बिना ब्रैकेट के सूत्र नहीं बनेगा। जब सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए कोष्ठक का उपयोग करते हैं। यहाँ OH को कोष्ठक में रखकर पादांक 2 लगाते हैं। यहाँ निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्रत्येक के 2-2 परमाणु हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के प्रत्येक के 2 परमाणु हैं, हम तो कोष्ठक लगा के लिखेंगे। अगर इस प्रकार लिख दिया जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन के 2 परमाणु प्रदर्शित होंगे। यहाँ देखेंगे सोडियम कार्बोनेट का सूत्र दिया है। यहाँ पर उपयुक्त उदाहरण में कोष्ठक के रूप का उपयोग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुपरमाणुविक आयन कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान है। बहुपरमाणुविक आयन कौन है इसमें, कार्बोनेट। कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान है तो इसके लिए कोष्ठक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर सोडियम तत्व दिया गया है और सोडियम के लिए जो है तत्व के लिए कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती है। केवल बहुपरमाणुविक तत्वों के लिए, बहुपरमाणुविक तत्वों के जब यौगिकों के लिए जो है ब्रैकेट लगाया जाता है अगर उनकी संख्या 1 से ज़्यादा होती है। उसके बाद अमोनियम सल्फेट का सूत्र देखेंगे तो यहाँ पर जो है NH4 अमोनियम के लिए ब्रैकेट की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि ये बहुपरमाणुविक आयन है। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं कि निम्न के सूत्र लिखने हैं, तो आपको पता है कि हम जो है एक सीरीज चलाते हैं प्रश्नोत्तर सीरीज, उसमें प्रश्न NCERT के सभी प्रश्नों का उत्तर का हम वहाँ हल करते हैं और वहाँ हम समझते हैं। तो आप उस सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। हमारी प्रश्नोत्तर सीरीज की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पर और वहाँ सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आणविक द्रव्यमान अनुभाग 3.2.2 में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह परमाणु वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा प्रदर्शित या व्यक्त किया जाता है। हम पहले पढ़ चुके हैं पहले प्रीवियस वीडियो में कि जो है परमाणु द्रव्यमान को U से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो है कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे यहाँ हम एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की परिकल्पना करेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है, एक U होता है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। अतः जल में जिसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु है एवं ऑक्सीजन का 1 परमाणु है तो इसका आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 2 × 1 यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु प्लस 1 × 16 यानी ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो टोटल हो जाएगा 18 इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। इसी प्रकार हम अन्य तत्वों के भी निकाल सकते हैं, अन्य यौगिकों के भी परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सूत्र इकाई द्रव्यमान।
किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान की परिकलन किया। अंतर केवल इतना है कि यहाँ हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संगठक आयन होते हैं। उदाहरणार्थ सोडियम क्लोराइड में इकाई सूत्र NaCl, इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार किया जाएगा। यहाँ पर सोडियम का जो है परमाणु द्रव्यमान होता है 23, तो यहाँ पर एक अणु है, इसका एक परमाणु है तो 1 × 23 प्लस यहाँ पर कैल्शियम का 35.5 U होता है, तो इसका भी एक परमाणु लिया गया है। टोटल मिलाकर 58.5 U हो जाता है। यहाँ भी कुछ प्रश्न हैं, आपको ये प्रश्नोत्तर सीरीज में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ये अध्याय समाप्त होता है। और हमने इस अध्याय में क्या क्या सीखा, तो हमने इस अध्याय में सीखा किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादकों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय है। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। क्या नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, यानी द्रव्यमान न तो बढ़ता है ना ही घटता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जो स्वतंत्र रूप से प्रायः नहीं रह सकता तथा उसके सभी परमाणु सभी रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। पढ़ा था हमने कि परमाणु जो है अविभाज्य है और ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। पर अणु क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है और अणु जो है पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संगठक तत्वों तथा संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणुविक आयन कहते हैं। उनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। आणविक यौगिक के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व के संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिकों के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो हम प्रश्नोत्तर सीरीज में करते हैं। आप उस प्रश्नोत्तर सीरीज से जुड़ सकते हैं और उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर आप प्रश्नोत्तर सीरीज के नाम से सर्च कर सकते हैं। उसमें आपको सभी NCERT के प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मिलते हैं हम एक नए अध्याय के साथ नेक्स्ट डे। जब तक के लिए धन्यवाद।